नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बिना हमारी दुनिया, आप सोचिए, बेरंग और अदृश्य हो जाएगी। प्रकाश। हाँ, बिल्कुल। हमारे हाथ में भौतिकी की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये अध्याय सिर्फ ये नहीं बताता कि लाइट कैसे काम करती है, बल्कि ये भी कि कैसे इंसान ने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके देखने के अद्भुत औजार बनाए हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है आज इस अध्याय के सार को समझना, वो बुनियादी सिद्धांत जिनसे प्रकाश की पहेली एक तरह से सुलझती है। अच्छा। हम देखेंगे कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलता है, कैसे सतहों से टकराकर लौटता है, जिसे परावर्तन कहते हैं, और कैसे एक माध्यम से दूसरे में जाते हुए अपना रास्ता बदल लेता है, यानी अपवर्तन। हाँ। फिर देखेंगे कि इन्हीं सरल नियमों से दर्पण, लेंस और फिर सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जैसे कमाल के यंत्र कैसे बनते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के पिटारे को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम अनुभव से, किसी चीज का चमकना या दिखाई देना, यानी परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना। सुनने में तो बड़ा सामान्य लगता है, पर इसके पीछे बड़े सटीक नियम हैं। नियम? कैसे नियम? पहला, जिस कोण पर किरण आती है, मतलब आपतन कोण, ठीक उसी कोण पर वापस जाती है, परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, एंगल बराबर। हाँ, और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर खींचा गया अभिलंब, वो नॉर्मल जिसे कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही समतल में, एक ही प्लेन में होते हैं। और ये नियम चाहे शीशा समतल हो या घुमावदार, सब पर लागू होते हैं। और घुमावदार यानी गोलीय दर्पण, है ना, जैसे गाड़ियों की साइड मिरर या डेंटिस्ट का छोटा वाला आईना। जी हाँ, ये अवतल हो सकते हैं या उत्तल। इनके कुछ खास बिंदु होते हैं। ध्रुव, जो दर्पण का केंद्र है, वक्रता केंद्र, मतलब जिस गोले का वो हिस्सा है उसका केंद्र, और मुख्य अक्ष, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। लेकिन इनसे जो इमेज बनती है उसका हिसाब किताब कैसे लगाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके लिए एक मानक व्यवस्था चाहिए, एक तरह की नियम पुस्तिका, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओह हाँ, साइन कन्वेंशन। इसके बिना सारी गणनाएं, सारे अनुमान गलत हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दूरियां कहाँ से नापनी है और किस दिशा में, प्लस या माइनस। ये परिपाटी थोड़ी पेचीदा लगती है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? क्या है इसके मुख्य नियम? इसे ऐसे सोचें कि हम एक स्टैंडर्ड नक्शा बना रहे हैं। नियम सरल हैं, देखिए। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, हमेशा। ठीक है, बाईं ओर। ताकि प्रकाश बाएं से दाईं ओर चले। सारी दूरियां दर्पण के दिल यानी ध्रुव P से नापी जाती हैं। ध्रुव से, ओके। आपतित प्रकाश की दिशा में, मतलब बाएं से दाएं, जो भी दूरी नापेंगे वो पॉजिटिव, प्लस, और उल्टी दिशा में, यानी दाएं से बाएं, वो नेगेटिव, माइनस। अच्छा हुआ। और इसी के आधार पर वो मशहूर दर्पण सूत्र आता है, मिरर इक्वेशन। हाँ, बिल्कुल। 1v + 1u = 1f। ये सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f के बीच का, आप कह सकते हैं, जादुई रिश्ता बताता है। फोकस दूरी, वो बिंदु जहां समानांतर किरणें मिलती हैं। हाँ, अवतल दर्पण में वो सच में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई लगती हैं। और छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए ये फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की ठीक आधी होती है, मतलब f = r/2। और प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बना, यानी आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन m बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के मुकाबले कितना गुना बड़ा या छोटा है। इसका सूत्र है m = -vu। अच्छा, इसमें माइनस साइन है। हाँ, और ये माइनस चिन्ह बहुत काम का है। देखिए, अगर m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है, मतलब उसे पर्दे पर देख सकते हैं। वास्तविक, रियल इमेज। जी। और अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, वर्चुअल, यानी बस महसूस होता है, पर्दे पर नहीं बनता, जैसे समतल दर्पण में हमारा अक्स। स्रोत में एक दिलचस्प सवाल था। उदाहरण 9.1 से अगर हम किसी अवतल दर्पण का आधा हिस्सा ढक दें तो क्या प्रतिबिंब भी आधा दिखेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। आमतौर पर लगता है कि हाँ, आधा ही दिखेगा, पर ऐसा नहीं है। नहीं। देखिए, वस्तु के हर बिंदु से चलने वाली किरणें दर्पण के हर हिस्से से टकराकर प्रतिबिंब बनाती हैं। अगर आप आधा दर्पण ढक भी दें तो बाकी आधे हिस्से से किरणें अभी भी प्रतिबिंब के हर बिंदु को बनाएंगी।
अच्छा, तो इमेज पूरी बनेगी। हाँ, इमेज पूरी बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि अब कम किरणें मिल रही हैं, प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला या कम चमकदार हो जाए, लेकिन बनेगा पूरा। ये दिखाता है कि प्रतिबिंब बनना एक सामूहिक प्रक्रिया है, किसी एक हिस्से का काम नहीं। कमाल है। और एक और रोजमर्रा का उदाहरण, 9.4 गाड़ी का साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है ना, हाँ, उत्तल। उसमें पीछे से आती गाड़ी जब पास आती है तो अचानक तेजी से बड़ी होती क्यों दिखती है? ऐसा लगता है एकदम से आ गई। हाँ, ये होता है। ये आवर्धन के बदलाव की गति का खेल है। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे जैसे पीछे वाली गाड़ी यानी वस्तु पास आती है, यूं घटता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ता है और उसका आकार भी बढ़ता है। आवर्धन m बराबर -v व्यू। तो गणितीय रूप से देखें तो जब वस्तु दूर होती है तो आवर्धन धीरे धीरे बदलता है, पर जैसे ही वस्तु पास आती है आवर्धन में बदलाव की दर वो तेज हो जाती है। अच्छा, इसलिए लगता है कि एकदम से बड़ी हो गई। बिल्कुल। इसीलिए हमें लगता है कि गाड़ी अचानक तेजी से नजदीक आ रही है, भले ही उसकी असल रफ्तार एक समान हो। ये सुरक्षा के लिहाज से भी ध्यान रखने वाली बात है। वाह, ये तो भौतिकी का रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा असर दिखाता है। चलिए, अब प्रकाश के दूसरे अहम बर्ताव पर चलते हैं, जब वो एक माध्यम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में। मेरा मतलब है अपवर्तन। अपवर्तन, हाँ, यानी प्रकाश का मुड़ जाना, जब वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है। और ये मुड़ता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है। जैसे भीड़ वाली सड़क पर गाड़ी धीमी हो जाती है ना? वैसे ही सघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। और इस रास्ते के बदलने का नियम क्या है? वो स्नेल का नियम है ना, स्नेल्स लॉ? बिल्कुल, स्नेल का नियम इस मुड़ने का गणितीय रूप है। साइन आई साइन आर बराबर n/1। ओके, साइन आई साइन आर बराबर n/1। यहाँ आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है और n/1 एक स्थिरांक है। इसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ये संख्या बताती है कि दूसरा माध्यम प्रकाश को कितना ज्यादा या कम मोड़ेगा। ये माध्यम की प्रकाशीय सघनता का माप है। प्रकाशीय सघनता, ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या ये वजन वाले घनत्व मतलब मास डेंसिटी जैसी ही है? स्रोत में वो तारपीन तेल और पानी का उदाहरण दिया है। ये एक आम भ्रम है। नहीं, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। प्रकाशीय सघनता और द्रव्यमान घनत्व अलग है। कैसे? देखिए, तारपीन तेल पानी पर तैरता है ना? मतलब उसका द्रव्यमान घनत्व पानी से कम है, वो हल्का है। हाँ। लेकिन प्रकाश के लिए तारपीन तेल पानी से ज्यादा सघन है, मतलब उसका अपवर्तनांक n पानी से ज्यादा है। तो जब प्रकाश हवा से तारपीन तेल में जाएगा तो पानी के मुकाबले ज्यादा मुड़ेगा। ओह, तो सघन का मतलब भारी होना नहीं है? नहीं, यहाँ सघन का मतलब है प्रकाश की गति को ज्यादा धीमा करना। ये याद रखना जरूरी है। समझ गया। अब वर्तन का एक नतीजा हम रोज देखते हैं। पानी में रखी कोई चीज जैसे कोई पेंसिल या सिक्का, वो ऊपर उठी हुई या मुड़ी हुई दिखती है। हाँ, वो आभासी गहराई का कमाल है। जब हम पानी में देखते हैं तो तल से आने वाली प्रकाश किरणें पानी से हवा में आते समय अभिलंब से दूर हटती हैं। हमारी आंखें इन मुड़ी हुई किरणों को सीधा पीछे बढ़ाकर देखती हैं और हमें लगता है तल ऊपर उठ गया है, उसकी असली गहराई से कम गहरा लगता है। अच्छा, इसका कोई सूत्र भी है? हाँ, अगर सीधा ऊपर से देख रहे हो तो एक सरल सूत्र है। आभासी गहराई बराबर होती है वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, h apparent equals to h real n। और अगर प्रकाश कांच के एक मोटे स्लैब से गुजरे तो, जैसे खिड़की का शीशा? अगर स्लैब के दोनों फलक समानांतर हैं तो प्रकाश 2 बार मुड़ेगा। एक बार हवा से कांच में जाते समय अभिलंब की ओर, ठीक, और दूसरी बार कांच से वापस हवा में निकलते समय अभिलंब से दूर। नतीजा ये होता है कि जो बाहर निकलने वाली किरण है वो आने वाली किरण के समानांतर ही होती है, दिशा नहीं बदलती। दिशा नहीं बदलती? नहीं, हाँ, किरण अपनी मूल पथ से थोड़ी सी खिसक जाती है, साइड में शिफ्ट हो जाती है। इसे पार्श्व विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, परावर्तन और अपवर्तन समझ आ गए। अब एक और हैरत अंगेज घटना पर आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये क्या बला है? बला नहीं,
बड़ी काम की चीज है। ये एक ऐसी स्थिति है जब प्रकाश अपवर्तित होने के बजाय, मतलब दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है, जैसे किसी आईने से टकराया हो। पूरी तरह से 100%? हाँ, लगभग 100%। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? क्या? 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कांच से हवा में। सघन से विरल, ठीक है। और दूसरी, आपतन कोण आय एक खास न्यूनतम मान से ज्यादा हो। इस मान को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, आईसी। मतलब आय आईसी होना चाहिए। क्रांतिक कोण ये क्या होता है? अगर आपतन कोण इससे भी ज्यादा हुआ तो किरण दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं, पूरी की पूरी वापस पहले माध्यम में लौट आएगी। यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा। और इसका मान कैसे निकालते हैं? इसका मान साइन IC बराबर 1/n से निकाला जा सकता है, जहां n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। TIR के क्या उपयोग हैं? स्रोत में हीरे की चमक का जिक्र है, क्या वो इसी वजह से है? हाँ, काफी हद तक। हीरे की जो बेमिसाल चमक है, उसका एक बड़ा कारण TIR ही है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, करीब 2.42। इसकी वजह से उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, लगभग 24.4 डिग्री। जब प्रकाश हीरे में घुसता है तो अंदर की सतहों पर बार बार TIR होता रहता है। प्रकाश आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो अंदर ही घूमता रहता है, जहां से वो बाहर निकल सके। इस तरह प्रकाश हीरे में फंस सा जाता है और फिर खास दिशाओं से ही तेजी से निकलता है। इसी से वो जगमगाता है। वाह! और प्रिज्म में भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ, बिल्कुल। समकोण वाले प्रिज्म TIR का बहुत कुशलता से उपयोग करते हैं। कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। 42 डिग्री? हाँ, तो अगर प्रिज्म में प्रकाश किरण 45 डिग्री पर टकराए, जो आसानी से किया जा सकता है, तो TIR होगा। इस तरह प्रिज्म का इस्तेमाल प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री मोड़ने के लिए या प्रतिबिंब को उलटने के लिए किया जा सकता है, और इसमें चमक का नुकसान भी नहीं होता, जैसा साधारण दर्पणों में होता है। लेकिन TIR का सबसे क्रांतिकारी उपयोग शायद प्रकाशीय तंतु में हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर्स। निश्चित रूप से। ऑप्टिकल फाइबर ने तो संचार और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ये इंसानी बाल जितने पतले, बहुत ही शुद्ध कांच या क्वार्ट्ज के तार होते हैं। बाल जितने पतले? हाँ, इनके अंदरूनी हिस्से को कोर कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक N1 ज्यादा होता है, और बाहरी परत को क्लैडिंग कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक N2 थोड़ा कम होता है, मतलब N1, N2। तो ये काम कैसे करते हैं? प्रकाशन में कैसे चलता है? मुड़े हुए तारों में भी? जब प्रकाश की किरण कोर में एक सिरे से सही कोण पर डाली जाती है, तो वो कोर और क्लैडिंग की सीमा से बार बार टकराती है। क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम कोर से विरल माध्यम क्लैडिंग में जाने की कोशिश कर रहा होता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा रखा जाता है, हर बार क्या होगा? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल, हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरह प्रकाश बिना बाहर निकले, बिना ज्यादा ऊर्जा खोए, फाइबर के अंदर हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, भले ही फाइबर मुड़ा हुआ हो। कमाल है। मतलब आज का तेज इंटरनेट, फोन कॉल्स। हाँ, और चिकित्सा में एंडोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर शरीर के अंदर बिना बड़ा चीरा लगाए देख पाते हैं, ये सब TIR की ही देन है। वाकई ये तो प्रकाश को पाइप में डालने जैसा है। चलिए अब दर्पणों के बाद उनके भाई बंधु लेंसों की बात करते हैं। लेंस, हाँ, ये भी प्रकाश को मोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन परावर्तन के बजाय अपवर्तन का इस्तेमाल करके। मतलब रिफ्रैक्शन से? जी, ये कांच जैसे पारदर्शी पदार्थ के बने होते हैं, जिनकी कम से कम एक सतह घुमावदार होती है। मुख्य रूप से 2 तरह के लेंस हैं। उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा होता है और किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, मतलब अभिसारी, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा अवतल लेंस, जो बीच में पतला होता है और किरणों को फैला देता है, मतलब अपसारी, डाइवर्जिंग लेंस। क्या लेंस के लिए भी दर्पण जैसा कोई सूत्र है? स्रोत में लेंस मेकर सूत्र का जिक्र था। हाँ, लेंस मेकर सूत्र। यह हमें बताता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी f
उसके पदार्थ के अपवर्तनांक n और उसकी सतहों की वक्रता त्रिज्याओं r1, r2 पर कैसे निर्भर करती है। क्या है वो सूत्र? सूत्र है 1f इज इक्वल टू n माइनस 1 r1 माइनस 1 r2। यहाँ n आसपास के माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। जो आमतौर पर हवा होती है तो हम उसे बस n लिख देते हैं। अच्छा। ये सूत्र खास तौर पर तब काम आता है जब हमें किसी खास जरूरत के हिसाब से लेंस डिजाइन करना हो, जैसे चश्मे का लेंस या कैमरे का लेंस। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये जानने के लिए, जैसे दर्पण में था 1v + 1u = 1f। उसके लिए पतला लेंस सूत्र है, थिन लेंस फॉर्मूला। ये दर्पण सूत्र जैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क क्या है। फर्क? इसमें बीच में प्लस की जगह माइनस है। 1v - 1u = 1f। 1v - 1u = 1f। हाँ। u, v, f का मतलब वही है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। और लेंस का आवर्धन m = v होता है। इसमें माइनस साइन नहीं है। बिना माइनस साइन के। ठीक है। स्रोत में एक बड़ा रोचक उदाहरण था 9.6, लेंस को किसी द्रव में गायब कर देना। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये लेंस मेकर सूत्र का एक दिलचस्प परिणाम दिखाता है। सोचिए, अगर हम लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबो दे जिसका अपवर्तनांक ठीक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। अच्छा। मतलब n द्रव बराबर n लेंस। अच्छा, दोनों का n बराबर। तो लेंस के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 हो जाएगा। हाँ, n = 1। अब लेंस मेकर सूत्र देखिए। हाँ। 1/f बराबर n1 1 n1 1 r1 1 r2। इसमें जो n1 वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? 1 1 यानी 0। ओह, तो 1/f = 0? हाँ, इसका मतलब फोकस दूरी f अनंत हो गई, इन्फिनिटी। अनंत फोकस दूरी मतलब लेंस अब प्रकाश को मोड़ ही नहीं रहा, वो बस एक सीधी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है और इसीलिए वो उस द्रव में अदृश्य हो जाएगा। वाह, अदृश्य लेंस। अच्छा, लेंस की शक्ति, पावर की भी बात कर लेते हैं, जो चश्मे के नंबर से जुड़ी है। हाँ, लेंस की शक्ति P उसके किरणों को मोड़ने की क्षमता का माप है, कितना ज्यादा या कम मोड़ता है। इसे फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से परिभाषित करते हैं। P = 1/f। लेकिन ध्यान रहे, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। मीटर में? ओके। शक्ति का मात्रक डायोप्टर है, जिसे D से लिखते हैं। उत्तल लेंस जो किरणों को मिलाता है, उसकी शक्ति पॉजिटिव होती है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस पावर पॉजिटिव। और अवतल लेंस जो किरणों को फैलाता है, उसकी शक्ति नेगेटिव होती है। कॉनकेव पावर नेगेटिव। तो अगर डॉक्टर के पर्चे पर +2.0 D लिखा है, इसका मतलब है उत्तल लेंस और उसकी फोकस दूरी होगी 1 2.0 = 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। समझ गया। और अगर कई लेंस एक साथ रखे हों तो, जैसे कैमरे में होते हैं? अगर कई पतले लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे हैं तो उनकी कुल शक्ति उनकी अलग-अलग शक्तियों का सीधा जोड़ होती है। P = P1 + P2 + डैश। सिंपल एडिशन। हाँ, और कुल फोकस दूरी के लिए सूत्र है 1f = 1f1 + 1f2 + डैश। कुल आवर्धन उनके अलग-अलग आवर्धनों का गुणा होता है। m = m1 m2 डैश। अच्छा, उन्हें भी सुधारा जा सकता है। ठीक है। लेंस के बाद अब प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन पर थोड़ी बात करते हैं। ये लेंस से कैसे अलग है? प्रिज्म में 2 समतल सतहें एक कोण पर झुकी होती हैं, जिसे प्रिज्म कोण A कहते हैं। लेंस में सतहें आमतौर पर गोलीय होती हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो 2 बार अपवर्तित होता है, एक बार अंदर जाते समय, एक बार बाहर निकलते समय। और नतीजा ये होता है कि वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाता है, डेविएट हो जाता है। कितना विचलित होता है? ये विचलन का कोण डेल्टा आपतन कोण I पर निर्भर करता है। एक खास आपतन कोण ऐसा होता है जिस पर विचलन सबसे कम होता है। इसे न्यूनतम विचलन कोण DM कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन, इसका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बहुत सटीक रूप से निकाला जा सकता है। प्रयोगशाला में ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा, कैसे? उसके लिए एक सूत्र है, n = sin A + dm2 sin A2।
इसमें प्रिज्म कोण A और न्यूनतम विचलन कोण DM नापकर पदार्थ का अपवर्तनांक n पता कर सकते हैं। प्रिज्म रंगों को भी तो अलग करता है, वो इंद्रधनुष जैसा? हाँ बिल्कुल, उसे वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन कहते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश अपने 7 रंगों में बट जाता है। ये भी अपवर्तन का ही नतीजा है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हालांकि ये शायद इस अध्याय के मुख्य फोकस में नहीं है। समझ गया। अब तक हमने प्रकाश के व्यवहार और उसे मोड़ने वाले उपकरणों दर्पण, लेंस, प्रिज्म की बात की। अब उन यंत्रों पर आते हैं जो इन सिद्धांतों का उपयोग करके हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे सरल वाला, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी हमारा आम आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कुछ और नहीं, बस एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ही होता है। अच्छा, बस एक कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, जब किसी छोटी वस्तु को इसके फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो ये उसका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज। कितना बड़ा? इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, लगभग DF होती है, जब हम आंख को रिलैक्स रखते हैं और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। DF? D क्या है यहाँ? D है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, करीब 25 सेंटीमीटर। अगर प्रतिबिंब इसी दूरी D पर बने तो आवर्धन क्षमता थोड़ी ज्यादा, 1+DF होती है। तो साफ है, जितनी कम फोकस दूरी उतनी ज्यादा आवर्धन क्षमता। लेकिन अगर हमें बहुत ही ज्यादा आवर्धन चाहिए, जैसे मान लीजिए कोशिकाओं को देखना हो, तब हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक नहीं, 2 लेंस होते हैं। 2 लेंस? हाँ, एक देख वस्तु के पास वाला छोटा लेंस जिसे अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हाँ, इसकी फोकस दूरी FO बहुत कम होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक। और दूसरा आंख के पास वाला लेंस जिसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। हाँ। इसकी फोकस दूरी FE थोड़ी ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से, पर फिर भी कम ही होती है। तो ये काम कैसे करता है? 2 लेंस मिलके कैसे इतना ज्यादा आवर्धन दे देते हैं? देखिए, पहले अभिदृश्यक लेंस वस्तु का एक वास्तविक, उल्टा और थोड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज। हाँ, ये प्रतिबिंब फिर नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, जैसे वही ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट बन जाती है। हाँ, नेत्रिका फिर एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करती है और इस मध्यवर्ती प्रतिबिंब को और ज्यादा आवर्धित करके अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। ये अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ा, आभासी और उल्टा होता है मूल वस्तु के सापेक्ष। ओह, तो 2 स्टेज में मैग्निफिकेशन होता है। बिल्कुल। कुल आवर्धन क्षमता लगभग FO/FE होती है, जहां F दोनों लेंसों के बीच की ट्यूब की लंबाई है। साफ है कि ज्यादा आवर्धन के लिए FO और FE दोनों कम होने चाहिए। सूक्ष्मदर्शी पास की चीजों को बड़ा दिखाता है, दूर की चीजों जैसे चांद तारों को देखने के लिए क्या है? दूरबीन? टेलीस्कोप? हाँ। दूरबीन। इसका काम दूर की वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को बढ़ाना है ताकि वो बड़ी और पास दिखे। इसमें भी मुख्य रूप से 2 तरह के डिजाइन हैं। कौन कौन से? एक तो अपवर्ती दूरबीन जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे परावर्ती दूरबीन जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। पहले अपवर्ती वाले की बात करते हैं। उसमें लेंस कैसे काम करते हैं? अपवर्ती दूरबीन में भी 2 लेंस होते हैं, अभिदृश्यक और नेत्रिका। लेकिन यहाँ सूक्ष्मदर्शी से सेटअप थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा कैसे? यहाँ अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO बहुत लंबी होती है और उसका आकार, मतलब द्वारक, बड़ा होता है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी FE छोटी होती है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस छोटा। हाँ, दूर से आती समानांतर किरणें अभिदृश्यक द्वारा उसके फोकस पर एक छोटा, वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। नेत्रिका फिर इस प्रतिबिंब को आवर्धित करती है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और इसकी आवर्धन क्षमता? इसकी आवर्धन क्षमता M=FO/FE होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी ज्यादा और आई पीस की कम होनी चाहिए ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए। लेकिन बड़े लेंस बनाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसा सुना है। हाँ, बहुत बड़े लेंस बनाना और उन्हें संभालना मुश्किल और बहुत महंगा होता है। वो बहुत भारी होते हैं, अपने ही वजन से झुक सकते हैं, जिससे इमेज खराब हो जाती है। और उनमें एक और कमी होती है जिसे वर्ण विपथन, क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। लेंस अलग अलग रंगों को थोड़ा अलग अलग फोकस करता है, जिससे तस्वीर के किनारों पर
रंगीन झालरें दिखाई देती हैं और वो धुंधली हो जाती है। अच्छा, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए परावर्ती दूरबीन आई, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बिल्कुल। परावर्ती दूरबीन में अभिदृश्यक लेंस की जगह एक बड़ा अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है, अक्सर परवलयाकार दर्पण। दर्पण, तो वर्ण विपथन का क्या? दर्पण में वर्ण विपथन होता ही नहीं, क्योंकि परावर्तन सभी रंगों के लिए एक जैसा होता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। वाह। और बड़े दर्पण बनाना लेंस के मुकाबले आसान है। उन्हें पीछे से सहारा देना भी आसान होता है। इसीलिए दुनिया की ज्यादातर बड़ी खगोलीय दूरबीन परावर्ती ही है, जैसे कैसेग्रेन डिजाइन वाली। भारत में भी हैं ऐसी? हाँ, भारत में कावलूर स्थित वेणुबापू वेधशाला में 2.34 मीटर व्यास की परावर्ती दूरबीन है। और दुनिया में तो और भी बड़ी हैं, जैसे हवाई स्थित केक वेधशाला में 10 मीटर व्यास के सेगमेंटेड दर्पण हैं। 10 मीटर, सोचकर ही अजीब लगता है। दूरबीन की गुणवत्ता के लिए और क्या महत्वपूर्ण है? सिर्फ मैग्निफिकेशन? नहीं, मैग्निफिकेशन ही सब कुछ नहीं है। दो और चीजें बेहद जरूरी हैं। एक, प्रकाश संग्रहण क्षमता, यानी वो कितना धुंधला प्रकाश इकट्ठा कर सकती है। लाइट गैदरिंग पावर। हाँ। और दूसरी, विभेदन क्षमता। हाँ। यानी वो दो नजदीकी चीजों को कितना अलग अलग दिखा सकती है। डिटेल्स देखने की क्षमता। रेजोल्यूशन। ये दोनों क्षमताएं सीधे अभिदृश्यक, चाहे लेंस हो या दर्पण, के व्यास डायमीटर पर निर्भर करती हैं। जितना बड़ा व्यास, उतनी ज्यादा लाइट इकट्ठा होगी और उतना ही बेहतर रेजोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए खगोलविद हमेशा बड़ी से बड़ी दूरबीन बनाना चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हाँ। हमने प्रकाश के मूल नियमों से शुरुआत की। हाँ। परावर्तन, अपवर्तन। हाँ। और देखा कि कैसे उनसे दर्पण और लेंस जैसे उपकरण बने। और फिर कैसे इन उपकरणों को जोड़कर सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जैसे शक्तिशाली यंत्र बनाए गए, जो हमारी देखने की सीमाओं को कितना आगे ले जाते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे बुनियादी भौतिकी के सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हमारे आसपास की सूक्ष्म जीवों की दुनिया तक देखने में सक्षम बनाते हैं। ये वाकई कमाल है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, जो अध्याय के विचारणीय विषय से प्रेरित है। हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है ना? हाँ। पर अध्याय कहता है कि वो बिना पर्दे के भी वहां होता है। लेंस या दर्पण तो बस किरणों को अंतरिक्ष में एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो हवा में बिना किसी पर्दे के किसी प्रतिबिंब के मौजूद होने का असली मतलब क्या है? क्या वो महज किरणों के मिलने का एक ज्यामितीय बिंदु है, या उससे कुछ ज्यादा? सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें प्रकाश और शायद वास्तविकता की प्रकृति पर ही सोचने को मजबूर करता है। उम्मीद है प्रकाशिकी की इस यात्रा ने आपकी जिज्ञासा को बढ़ाया होगा।